नमस्कार और इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन वनस्पति विज्ञान के एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। चरक संहिता के कल्प स्थान का चौथा अध्याय यानी धामार्गव कल्प। इसमें हम उन बारीकियों और तालिकाओं को डिकोड करेंगे जो सदियों पहले की चिकित्सा विज्ञान की सटीकता को साबित करती हैं। यह सिर्फ कोई पुराना पाठ नहीं है, बल्कि एक कमाल की यात्रा है जो दिखाएगी कि कैसे सिर्फ एक पौधे से 60 अलग-अलग औषधियां तैयार की जाती थीं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज के इस चर्चा का एजेंडा बहुत ही स्पष्ट है। हम इन 6 मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे। पहला, धामार्ग पौधे से परिचय, फिर इसके प्राथमिक उपयोग, पत्ते, दूध और फल के उपाय, पशु अर्क और लेप, मन और विषनाशक उपाय, और आखिर में इन पूरे 60 योगों का एक मास्टर सारांश। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर सीधे हमारे प्रामाणिक मूल ग्रंथ से ली गई है। अथ चतुर्थो अध्याय यानी चौथा अध्याय। इस साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे एक बेहद शक्तिशाली प्राचीन औषधि को एक सिस्टम के तहत वर्गीकृत किया गया था। ये मूल स्रोत हमें उस युग की मेडिकल प्रैक्टिस की ऑथेंटिसिटी का सीधा सबूत देता है, बिल्कुल सटीक और साइंटिफिक। तो हमारा पहला खंड, धामार्गव पौधे से परिचय, कड़वी तोरई का महत्व। चलिए इस प्राचीन अध्याय के मुख्य नायक की पहचान से शुरुआत करते हैं। यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि धामार्गव असल में कड़वी तोरई या स्पंज गॉड है। इसे कई जगह कड़ू घोसाले भी कहा जाता है। आयुर्वेद के नजरिए से देखें तो यह एक बेहद वर्सटाइल वनस्पति है। इसके लगभग हर हिस्से का, चाहे ताजे फल हों, सूखे फल, फूल या फिर इसकी कोमल पत्तियां, अपना एक अलग और गहरा औषधीय इस्तेमाल है। प्राचीन चिकित्सकों ने बस पौधे को देखकर ही दवा नहीं बनाई, उन्होंने इसके हर अर्क, रस और चूर्ण की पूरी टेस्टिंग की थी। अगर हम ग्रंथों को खंगालें तो इसके कई बड़े दिलचस्प प्राचीन पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, जैसे कि करकोटकी, कोटफला, महाजालिनी और राजकोषातकी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये बताते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इसे कितना पहचाना जाता था। महाजालिनी नाम को ही ले लीजिए, ये सीधे तौर पर फल के सूखने के बाद अंदर बनने वाली जालीदार संरचना या स्पंज को दर्शाता है। नामकरण भी एकदम लॉजिकल और इसके गुणों पर आधारित था। अब आते हैं दूसरे खंड पर, इसके प्राथमिक उपयोग और गुण, खास तौर पर वमन प्रेरित करने के लिए। देखते हैं कि धामार्गव मुख्य रूप से शरीर पर काम कैसे करता था। यहाँ एक बड़ा ही अनोखा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ ये पौधा कृत्रिम विष यानी बाहरी जहर, गुल्म यानी पेट के ट्यूमर, गंभीर खांसी और गले में जमे भारी कफ जैसी भयंकर बीमारियों को टारगेट करता है, और दूसरी तरफ इन सबको ठीक करने का इसका जो मुख्य तरीका है वो है वामक के रूप में काम करना। वामक मतलब एक ऐसी औषधि जो वमन या उल्टी कराकर शरीर के सारे हानिकारक दोषों और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दे। यह शरीर को अंदर से क्लींस करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका था। चलिए बढ़ते हैं तीसरे खंड की ओर, पत्ते, दूध और फल के उपाय। अब हम उन आधारभूत माध्यमों को देखेंगे जिनसे ये दवाइयां तैयार की जाती थीं। ग्रंथ में ताजे पत्तों पर आधारित 9 अलग-अलग चिकित्सा विधियों को बहुत ही बारीकी से बांटा गया है। इन्हें नवयोग कहा जाता है। इसकी प्रोसेस बड़ी ही रोचक है। सबसे पहले धामार्गव की ताज़ी और कोमल पत्तियों का रस निकाला जाता है। फिर उस रस को सुखाकर गाढ़ी गोलियां बनाते हैं। और मजे की बात यह है कि इन गोलियों को ऐसे ही नहीं खाना होता, इन्हें 9 विशिष्ट वनस्पतियों के काढ़े के साथ दिया जाता था, जैसे कि यष्टि मधु यानी मुलेठी, रुई, जलवेतस, कदम्ब वगैरह। बीमारी के हिसाब से काढ़ा चुना जाता था। यह सटीकता सच में हैरान करने वाली है। इसके अलावा प्राचीन चिकित्सकों की क्रिएटिविटी देखिए। उन्होंने इन औषधियों को शरीर तक पहुंचाने के लिए दूध, मदिरा और खोखले सूखे फलों का भी इस्तेमाल किया। दूध या खीर के 4 योग हैं, जहां ताजे फल या फूलों को दूध में उबाला जाता है। मदिरा यानी सुरा का एक योग है, जिसमें फल के चूर्ण को रात भर सुरा में भिगोकर रखा जाता है। और सबसे दिलचस्प है पके फलों के 9 योग। इसमें सूखे पके फलों के बीजों को निकालकर उस खाली जगह में गुड़ या काढ़ा भरकर रात भर छोड़ देते हैं। सुबह तक वो तरल उस फल के सारे गुण सोख लेता है, बिल्कुल एक नेचुरल इन्फ्यूजन की तरह। अब बात करते हैं चौथे खंड की, पशु अर्क और लेप। ये हिस्सा कुछ सबसे अपरंपरागत लेकिन अत्यधिक सिस्टमैटिक तरीकों को उजागर करता है।
जब हम स्रोत सामग्री का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं तो एक ऐसी जानकारी मिलती है जो आधुनिक नजरिए से काफी हैरान करने वाली लग सकती है। इसमें शकुद्रस यानी 12 खास जानवरों के ताजे गोबर का रस निकालकर उसे धामागर्भ की गोलियों के साथ मिलाने का निर्देश है। और जानवरों की लिस्ट देखिए, घोड़ा, गाय, ऊंट के साथ साथ चीतल, नीलगाय, तेज दौड़ने वाले हिरण और यहां तक के हाथी और गेंडा भी शामिल है। गेंडे और हाथी जैसे जानवरों का अर्क इस्तेमाल करना यह दिखाता है कि उस समय बायोलॉजिकल माध्यमों का कितने विशाल स्तर पर परीक्षण किया गया था। स्रोत में दी गई इस जटिल लिस्ट को अगर ध्यान से देखें तो ये विशेष रूप से हृदय रोग और खांसी के रोगियों के लिए 10 अलग-अलग अवलेह या मीठे लेप का वर्णन करती है। इसके लिए जीवक, ऋषभक, शतावरी, मुलेठी जैसी 10 दुर्लभ जड़ी बूटियों का चयन किया गया है। इनमें से किसी एक जड़ी बूटी का चूर्ण लेकर उसे धामारगांव के साथ मिलाते हैं और फिर चीनी और शहद डालकर एक चाटने वाला पेस्ट तैयार किया जाता है। ये सब रोगी की कंडीशन देखकर बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से तय किया जाता था। हमारा 5वां खंड है मन और विषनाशक उपाय। आइए देखते हैं कि ये विज्ञान शारीरिक बीमारियों से आगे बढ़कर विष और मानसिक स्वास्थ्य के इलाज तक कैसे पहुंचता है। यहाँ दवा देने का तरीका सच में चौंकाने वाला है। अन्न योग में बीज के चूर्ण को सीधे खाने के साथ मिलाकर हृदय रोगों के लिए दिया जाता है, लेकिन नस्य योग तो बिल्कुल किसी जादू जैसा लगता है। इसमें धामारगव का बारीक चूर्ण एक खिले हुए कमल के फूल पर छिड़क दिया जाता है। रोगी को पहले मांसरस या दूध खिलाया जाता है और फिर उस चूर्ण वाले कमल के फूल को सिर्फ सूंघने के लिए दिया जाता है। जरा सोचिए, केवल उस सुगंध और चूर्ण के प्रभाव से ही बिना किसी तकलीफ के उल्टी हो जाती है। यह डिलीवरी मैकेनिज्म वाकई एडवांस था। जहर यानी विष के गंभीर मामलों के लिए मूल ग्रंथ में एक बड़ा ही विशिष्ट विषनाशक योग बताया गया है। अगर किसी ने जहर खा लिया हो तो धामारगव के ताज़े पेस्ट को धनिया और नेपाली धनिया, जिसे तुम्रू भी कहते हैं, इन दोनों के काढ़े के साथ मिलाकर देने का निर्देश है। ये माना जाता था कि ये कॉम्बिनेशन शरीर में जाके हर तरह के कृत्रिम और प्राकृतिक विष को जड़ से खत्म करने की ताकत रखता है। मानसिक विकारों के इलाज के लिए भी ग्रंथ में 11 विशिष्ट चूर्णों का बहुत ही बारीकी से जिक्र है। इन चूर्णों को चमेली, हल्दी, श्वेत पुनर्नवा जैसी 11 अलग-अलग औषधियों के काढ़े के साथ दिया जाता है ताकि मन और मस्तिष्क शांत हो सके। इसके अलावा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स घृत योग यानी औषधीय घी का भी वर्णन है। इसे बनाने के लिए मदन फल, जीमूत और कुटज जैसी 6 शक्तिशाली वमनकारी वनस्पतियों का काढ़ा बनाते हैं और फिर उस काढ़े और धामारगव के साथ शुद्ध घी को पकाया जाता है। और अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी खंड पर, 60 योगों का सारांश। चलिए उस मास्टर टेबल को देखते हैं जो इस पूरी जानकारी को एक साथ पिरोती है। 60 ये एक अकेली संख्या उस विशाल मात्रा और गणितीय सटीकता को दिखाती है जो इस एक कड़वी तुरई के पौधे से प्राप्त हुई है। महर्षि आत्रेय ने यह सुनिश्चित किया कि इस पौधे के उपयोग का एक भी संभव तरीका छूटने ना पाए। मूल ग्रंथ से ली गई इस सारांश तालिका को देखें तो ये हर एक योग को बड़ी ही खूबी से कैटेगराइज करती है। इसमें ताज़ी कोमल पत्तियों के 9 योग शामिल हैं, दूध वाले 4 योग, सुरा या मदिरा का 1 योग, पके फलों के काढ़े के 9 योग, अन्न के साथ 1 योग और वो कमल के फूल वाला नस्य का 1 योग। फिर शक्रुद्रस या पशुओं के रस के 12 योग, मीठे अवलेह के 10 योग, विषनाशक 1 योग, जात्यादि यानी चमेली आदि काढ़े के 11 योग और अंत में औषधीय घृत या घी का 1 योग। इन सबको मिला दें तो गणित बिल्कुल सटीक बैठता है, पूरे 60 योग। स्क्रीन पर मौजूद इस प्राचीन पांडुलिपि की सटीक गणितीय सारांश तालिका को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है। उस युग की चिकित्सा प्रणाली में कुछ भी अंदाजे पर नहीं छोड़ा गया था। हर मात्रा, हर माध्यम और हर संभावित परिणाम की पहले से ही पूरी कैलकुलेशन कर ली गई थी, जो इसे पूरी तरह से एक विज्ञान बनाता है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये सोचना लाजमी हो जाता है कि इतने कड़े और व्यवस्थित गणितीय वर्गीकरण को देखने के बाद ऐतिहासिक वनस्पति चिकित्सा के बारे में आधुनिक धारणाएं किस तरह बदलती हैं।
क्या ये हमें अपने पूर्वजों के विज्ञान को महज घरेलू नुस्खे मानने के बजाय एक अत्यधिक उन्नत और स्ट्रक्चर्ड विज्ञान के रूप में देखने के लिए प्रेरित नहीं करता? इस गहरे विचार के साथ इस विस्तृत चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहें और प्राचीन ज्ञान की गहराइयों को एक्सप्लोर करते रहें।